हाय स्टूडेंट, मैं एसपी ब्रॉड, बॉटनी लेक्चरर, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर। हमने इससे पहले के वीडियो के अंदर एंथर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, यानी कि परागकोश हैं उसकी संरचना। परागकोश के अंदर परागकणों का निर्माण होता है और परागकण जो होते हैं ना, उनके निर्माण की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन। उसे क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है ना, वो कहाँ संपन्न होती है? परागकोश जो हैं उसकी जो परागधानियाँ जो हैं उसमें संपन्न होती है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती कैसे है, उसमें आप समझो कि हमने कल चर्चा की थी, या पीछे का जो वीडियो था उसमें हमने चर्चा की थी कि जो परागधानियाँ हैं उसके अंदर परागमात्र कोशिकाएं होती हैं, और परागमात्र कोशिकाएं जो होती हैं ना, उसके आगे की प्रोसेस के द्वारा यहाँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। उसके अंदर क्या है कि उसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं। कौन सी? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, माइक्रो मदर सेल, या हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, उसके अंदर ही विभाजन होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही जो माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। आपकी स्क्रीन पे जो डायग्राम दिखाई दे रहा है उसको आप ध्यान से देखिए। इसके अंदर आपको सबसे पहले डिप्लॉयड जो न्यूक्लियस है वो दिखाई दे रहा है पोलन मदर सेल के अंदर। पोलन मदर सेल के अंदर दो तरह से विभाजन होता है। उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो जब दो अर्धसूत्री विभाजन हो जाएंगे ना, तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद आपको एक अगुणित यानी कि हैप्लॉइड न्यूक्लियाई मिलेंगे। हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो होंगे वो उनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर बोलते हैं। जो माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं ना, वो आपस में चारों जो माइक्रोस्पोर्स हैं, चार जो हैप्लॉइड हैं, वो क्या होते हैं कि एक ग्रुप में जुड़े हुए होते हैं। तो चारों जो माइक्रोस्पोर्स एक ग्रुप के अंदर चार का जो ग्रुप बनता है, जो जुड़े हुए हैं, वो उसे कहते हैं चतुष्क। उसको क्या बोलते हैं? चतुष्क बोलते हैं, और इंग्लिश के अंदर उसको बोलते हैं टेट्रेड। अब जो टेट्रेड जो हैं या हम चतुष्क जो हैं, वो चतुष्क अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग तरह की संरचना बना सकते हैं। अलग अलग पादप जो होते हैं ना, उसमें अलग अलग तरह की संरचना बना सकते हैं। जैसे ये टेट्रेड बन गया, यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स है ना, उसमें एक टेट्रेड बन गया कि चार जो हैप्लॉइड जो हैं माइक्रोस्पोर मिलकर के एक टेट्रेड बनाएंगे। ये चारों क्या होते हैं? केलोज जो पट्टिका होती है, केलोज पट्टिका से जुड़े हुए होते हैं, जुड़ करके एक टेट्रेड की संरचना बनाएंगे, चतुष्क की संरचना बनाएंगे। अब चतुष्क क्या होते हैं? अलग अलग तरह की संरचना के अंदर एडजस्ट होकर के चारों अलग अलग तरह की संरचना बना सकते हैं। जैसे हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे, 2-3 जो स्लाइडें हैं उसमें किस किस तरह के चतुष्क वो बन सकते हैं। जैसे अभी जो आपकी स्क्रीन पे जो है ना, ये चतुष्फलकीय चतुष्क हैं। चतुष्फलकीय चतुष्क जो होता है ना, इस प्रकार के चतुष्क के अंदर ना चारों लघु बीजाणु चतुष्फलकीय क्रम में व्यवस्थित होंगे। कैसे होंगे? चतुष्फलकीय क्रम में व्यवस्थित होंगे। ये किसकी संरचना है आपके सामने? ये एक टेट्रेड की है, चतुष्क की संरचनाएं हैं। यानी कि चारों ये क्या हैं? हैप्लॉइड हैं, और ये चारों व्यवस्थित हैं इस प्रकार से, केलोज पट्टिका द्वारा जुड़े हुए हैं। तो एक तो इस प्रकार की संरचना बना लेंगे जिसको हम क्या कहेंगे? चतुष्फलकीय चतुष्क। और ये जो होती हैं ये मेनली जो है डाइकोट्स प्लांट्स जो होते हैं उसमें होते हैं। एक स्ट्रक्चर इस प्रकार की बनेंगी, इसे कहते हैं समद्विपार्श्व चतुष्क। इसे क्या कहेंगे? समद्विपार्श्व चतुष्क कहेंगे। और इस प्रकार के चतुष्क में क्या होते हैं कि चारों लघु बीजाणु एक दूसरे के पार्श्वों में स्थित होते हैं। और ये जो कंडीशन पाई जाती है, ये जो अधिकतर है मोनोकोट जो है, यानी एक बीजपत्री जो होते हैं उसमें समद्विपार्श्व चतुष्क पाए जाते हैं। और ये जो तीसरी संरचना इस प्रकार यदि व्यवस्थित होंगे तो उसे कहेंगे हम क्रोशित रूप। इसे क्या कहते हैं? क्रोशित रूप कहते हैं। इस चतुष्क में दो लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण पर व्यवस्थित हो जाते हैं। दो लघु बीजाणु क्या हो गए? एक दूसरे के समकोण पर व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना बनाते हैं चतुष्क के टेट्रेड, उसको हम क्या कहेंगे? क्रोशित रूप कहते हैं। ये जो होता है मैग्नोलिया जो प्लांट्स हैं उसमें इस प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं। और ये जो कंडीशन है ना, इसको हम
टी आकार का भी कह सकते हैं कि ऊपर वाले जो दो जो हैप्लॉइड जो हैं ये थोड़ा सा यदि आकार में बढ़ जाएं तो ये टी शेप्ड सी बन जाएंगी कि दो तो ऊपर हैं और दो नीचे की तरफ हैं। तो इस चतुष्क में दो लघु बीजाणु क्या होते हैं, अनुप्रस्थ रूप से तथा दो लघु बीजाणु लंबवत या अनुदैर्ध्य रूप में व्यवस्थित हो गए ना। दो तो हो गए अनुप्रस्थ रूप में ऊपर वाले और दो क्या हो गए अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल कंडीशन के अंदर आ गए। तो इस प्रकार की जो कंडीशन पाई जाती है उसको हम बोलते हैं टी आकार का चतुष्क भी बोल सकते हैं इसको। और ये जो पाई जाती है एरिस्टिलोकिया जो प्लांट है उसमें इस प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं, टेट्रेड पाए जाते हैं। ये जो कंडीशन होती है, ये जो टेट्रेड की जो कंडीशन है इसको बोलते हैं हम लाइनर फॉर्म। क्या बोलते हैं, लाइनर फॉर्म में रेखीय अवस्था या रेखीय चतुष्क बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, इस प्रकार के चतुष्क में चारों जो लघु बीजाणु हैं, चारों जो लघु बीजाणु है ना वो क्या होंगे, एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये जो होती हैं हेलोफिया जो प्लांट है उसके अंदर पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं उससे माइक्रोस्पोर्स का जो निर्माण होता है तो चारों जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स हैं वो केलोज पट्टिका द्वारा जुड़ करके एक चतुष्क का निर्माण करते हैं, टेट्रेड का निर्माण करते हैं। और ये चतुष्क जो होते हैं ना ये अलग अलग शेप में होंगे, जैसे मैंने अब आपको ए बी सी डी ई ये 5 प्रकार के बताएं, यानी कि चतुष्फल के चतुष्क, समद्विपार्श्व चतुष्क और क्रोशित रूप में और टी आकार के अंदर भी पाए जाते हैं। और अंतिम जो मैंने आपको बताया जो रेखीय चतुष्क है उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। अब जो ये चतुष्क जो हैं ये यदि इनकी जो बीच में जो मैंने बताया कि केलोज पट्टिका से ये जुड़े हुए हैं, ये जो हैं सेलुलोज से हैं, इससे यदि ये हट जाएं और हट करके यदि अलग अलग बन जाएं, ये चारों अलग अलग हो जाएं, चारों जब ये अलग अलग हो जाते हैं ना इसको हम एक को परागकण बोल सकते हैं। इसको एक को क्या बोलेंगे, हमें परागकण बोल देते हैं। तो अब जो एक जो है ना उसकी संरचना इस प्रकार की होगी, स्ट्रक्चर ऑफ पोलेन, यानी कि परागकण जो है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी। जो चार थे ना उन चार जो भाग थे उनमें से एक एक क्या हो गया, अलग हो गया। तो उसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो फिर स्ट्रक्चर ऐसी आती है एक की, उसके अंदर क्या होते हैं, हम इसको बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलेन, यानी कि जो परागकण है या जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो परागकण की यदि स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसमें दो लेयर पाई जाती है, एक बोलते हैं बाह्य चोल और एक बोलते हैं अंतः चोल। बाह्य चोल जो है उसको बोलते हैं एक्साइन और अंतः चोल है उसको क्या बोलते हैं, एंटाइन। तो एक्साइन और एंटाइन दो परतों का बना हुआ होगा पोलेन। और पोलेन के अंदर जो छिद्र जो होते हैं, जो पोर जो होते हैं उसको बोलते हैं जर्म पोर। तो किसी में एक होगा, किसी में दो या तीन हो सकते हैं। तो ये जो होते हैं स्ट्रक्चर जो होती हैं उसके अंदर पोलेन के अंदर जर्म पोर भी होते हैं। बाहर की भित्ति जो होती है उसको एक्साइन बोलते हैं, अंदर की जो भित्ति होती है उसको एंटाइन बोलते हैं। और इसके अंदर दो प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं। पोलेन जो है उसमें कितने प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं, दो प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं। एक को तो कहते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस, जननिक केंद्रक, और दूसरा होता है पोलेन ट्यूब न्यूक्लियस। तो दो प्रकार के न्यूक्लियस होंगे जो आगे जो ये इसका जब जर्मिनेशन होता है ना, किसका, पोलेन का जब जर्मिनेशन होगा तो उसमें ये जनरेटिव न्यूक्लियस और पोलेन ट्यूब न्यूक्लियस अलग अलग जो हैं कार्य करते हैं। अब जो ये जो कंडीशन बनी थी इस प्रकार की, यानी कि पोलेन, ये एक पोलेन बन गया, ये पोलेन है यानी कि परागकण है। अब ये पोलेन जो हैं वो इस प्रकार पोलेन जो हैं मुक्त होते हैं यहाँ से। पहले जो चार की कंडीशन थी उसके बाद चार जो टेट्रेड था वो मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होकर के टेट्रेड फॉर्म से सिंगल में आ जाएंगे। तो सिंगल में जब आ जाएंगे इसको हम क्या बोलेंगे, पोलेन बोलते हैं। तो ये यहाँ से जो एक मैच्योर जो एंथर होता है उससे वो पोलेन जो हैं वो क्या हो जाते हैं, यहाँ से मुक्त होते हैं। अब एक पोलेन जो है ना वो मुक्त हो गया, ये देखो इस प्रकार की स्ट्रक्चर आएगी उसमें। तो एक क्या हो जाएगा, एक में तो क्या आ जाएगी, एक जो बोलते हैं उसको दो प्रकार की सेल्स जो है अंदर बन जाएंगे न्यूक्लियस से। तो उसमें एक सेल जो बन जाएगी जिसमें न्यूक्लियस आ जाएगा, जो ट्यूब न्यूक्लियस आ जाएगा उसको हम बोल देंगे ट्यूब सेल। और एक जो दूसरा न्यूक्लियस जिसमें आ जाएगा उसको हम बोल देंगे जनरेटिव सेल। तो एक 2 सेल स्टेज बन जाएगी इसकी। पोलेन जब वहाँ से फ्री होता है एक मैच्योर एंथर से,
जब फ्री होता है तो वो 2 सेल स्टेज में आ जाता है, 2 कोशिकीय की अवस्था में आ जाएगा। एक सेल कौन सी बन जाएगी, ट्यूब सेल, जिसमें ट्यूब न्यूक्लियस आ जाएगा, और एक सेल कौन सी बन जाएगी, जनरेटिव सेल, जिसमें जननिक केंद्रक आ जाता है। और मैंने ये बताया था कि जननिक केंद्रक जो होता है उसका कार्य अलग आएगा, आगे हम चर्चा करेंगे, और जो ट्यूब सेल है उसका कार्य अलग होगा। तो ये जो इस प्रकार स्ट्रक्चर आ जाएगी कि जब हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा, उसके अंदर यंग जो पोलन ग्रेन्स जो निकल जाएगा, उसके बाद माइटोसिस होगा, और माइटोसिस के बाद इस प्रकार की आपको स्ट्रक्चर सामने दिखाई देगी, जिसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस, एक्साइन, एंटाइन, ये मैच्योर पोलन जो है ना, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार जो है एक मैच्योर पोलन बन जाता है, जो क्या करता है, पोलिनेशन जो है, परागण की क्रिया करता है, जो वर्तिकाग्र पर जाएगा, और वर्तिकाग्र पर जाकर के परागण की क्रिया को संपन्न करेगा। अब देखो, जो प्रोसेस हमने देखी थी उसको हम वापस जैसे देखते हैं कि जब सबसे पहले पोलन बना, तो पोलन बना, जो यहाँ जो है पोलन ग्रेन ये बने अलग अलग, जो ये हैप्लॉइड, तो ये बने कैसे, प्रोसेस कहाँ से शुरू हुई। सबसे पहले डिप्लॉइड पोलन मदर सेल थी, उसमें 2 अर्धसूत्री विभाजन हुए, और अर्धसूत्री विभाजन जो हुए, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बना। हैप्लॉइड जो थे वो जो हैं संयुक्त हो गए, और संयुक्त होकर के माइक्रोस्पोर्स जो बने, चार माइक्रोस्पोर्स जो हैं संयुक्त होकर के क्या बनाया, टेट्रेड बनाया। और अलग अलग जो टेट्रेड बन गए वो अलग अलग, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग संरचना में बन जाते हैं। कोई चतुष्फलकीय में आ जाएगा, कोई समद्विपार्श्व में आ जाएगा, कोई क्रोशित रूप में आ जाएगा, कोई टी शेप में आ जाएगा, कोई रेखीय स्वरूप में आ जाएगा, और उसके बाद वहाँ से वो क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाते हैं। जो मुक्त हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कैसी होती है। एक परिपक्व जो एंथर जो हैं उसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, जो पोलन मदर सेल एंड डिप्लॉइड होती हैं, उससे फिर हैप्लॉइड जो पोलन है उसका निर्माण कैसे होता है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको जरूर ये समझ में आ जाएगा। आगे का जो वीडियो आएगा ना, उसमें हम जैसे अब पोलन बन गया, पोलन बनने के बाद यानी कि परागण बन गया, परागण बनने के बाद परागकण क्या होता है, परागकण जब वर्तिकाग्र पर जाएगा तो फिर परागकण के अंदर अंकुरण होता है, और अंकुरण होगा ना तो उसमें फिर आपकी जो हम जनरेटिव सेल और जो ट्यूब सेल की बात की थी उनके अलग अलग कार्य होंगे। तो आगे के वीडियो के अंदर हम जो परागकण है उसका अंकुरण कैसे होता है और आगे की प्रोसेस कैसे होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।